बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Dear students, let's start study work for day 12, future continuous tense. Future continuous tense को उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस सीखा। यहाँ पर मैं दोबारा बताती चलूँ कि हमारे इस टेंस का नाम क्या है। फ्यूचर आने वाला ज़माना जिसे मुस्तक़बिल कहते हैं, कॉन्टिन्यूस जारी यानी ऐसा काम जो हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा था, माजी में और हो रहा होगा मुस्तक़बिल में। टेंस ज़माना या ज़माने, उर्दू में इसे फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाले ज़माने में किसी भी काम को, किसी एक्शन को, किसी भी हैपनिंग को होता हुआ दिखाया जाएगा। यानी मौजूदा ज़माने में, माजी में जो काम जारी थे उनको आपने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आने वाले ज़माने के जारी काम को, जिसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से जाहिर करते हैं। तारीफ़ व पहचान, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में जारी पाया जाए उसे फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। इसमें तवक्को और उम्मीद भी जाहिर की जाती है। मिसाल के तौर पर, मैं कराची जा रहा हूँगा या मैं अगले हफ्ते कराची जा रहा हूँगा। यहाँ पर उम्मीद है, तवक्को है। तुम इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करने की तैयारी कर रहे होगे। हम कपड़े धो रहे होंगे या माली पौधों को पानी दे रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। तो जहाँ भी आपने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपके क्या होंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये आपके ऐसे अल्फाज हैं जिनको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर टेंस में आपने इनको जहन में रखना है, क्योंकि जुमले का स्ट्रक्चर बदल जाता है लेकिन निशानियाँ तब्दील नहीं होती, आखिरी निशानियाँ तब्दील नहीं होती, वो आपने जहन में रखनी है। अब आएंगे अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का तरीका की तरफ। इस टेंस में किस टेंस की बात हो रही है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस में दो इमदादी अफ़ाल, कितने हेल्पिंग वर्ब्स? दो हेल्पिंग वर्ब्स, विल बी, शैल बी इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने तीन हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए, इज, एम, आर। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपने दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए, वॉज, वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप दो इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से? विल बी और शैल बी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ रिव्यू इस तरह देती चलती हूँ आपको ताकि आपके जहन में उससे रिलेटेड बात बैठ जाए। अब जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स की बात हुई तो मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स भी याद दिला दिए। तो आपने जब भी किसी टेंस को पढ़ना है तो पिछले टेंसेस को साथ लेके चलना है। अच्छा, ये तो हो गई बात हेल्पिंग वर्ब्स की। यहाँ अब आएंगे कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ क्या लगाना है। कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी का इस्तेमाल होता है और आईएनजी हमेशा वर्ब की
पहली फॉर्म के साथ लगाते हैं। तो हमारे सामने जो बात आई वो ये है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं और आईएनजी के साथ वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो वैसे की वैसी ही रहती है। अब आएंगे यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी की तरफ। तो यूज ऑफ विल बी और शैल बी यानी हेल्पिंग वर्ब्स किसके साथ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। लुक एट द बोर्ड। विल बी किसके साथ हमने विल बी इस्तेमाल करना है, ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर, प्लूरल नेम्स एंड नाउन्स के साथ, यानी वाहिद और जमा जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी नाम हैं उनके साथ, और ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, दे विल बी, यू विल बी, किसी का सिंगुलर नाउन यानी बर्ड है, कॉपी है, बुक है, कोई परिंदा है, जानवर है, और प्लूरल्स नेम इन्हीं को आप जमा में कर लें तो उन सब के साथ विल बी का इस्तेमाल होता है। और शैल बी एज यूजुअल आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जिस तरह मैंने फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस जब बताया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि आप ये हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल का जो इस्तेमाल है उसको तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी आप विल बी और शैल बी को रिलेटेड प्रोनाउंस के साथ तब्दील कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल क्या होनी चाहिए कि अगर किसी बात में जोर दिया जा रहा हो, लाजमी या ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा हो, कोई धमकी दी जा रही हो, कोई फोर्स करके बात की जा रही हो जिसमें डिटर्मिनेशन जाहिर किया जाए, तो आप विल बी की जगह शैल बी और शैल बी की जगह विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम नॉर्मल सेंटेंसेस में जहां आपको सादा फ़िक्रात या कोई इस तरह के फ़िक्रात जिनमें ये अल्फाज इस्तेमाल ना हो जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, तो आप उनमें विल बी और शैल बी जैसे बताया गया है उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यानी फेल, मुस्तकबिल जारी में तारीफ़ व पहचान यानी डेफिनेशन और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा कि वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना, कोई भी फेल हो, हैपनिंग हो, एक्शन हो, कोई भी चीज़ जो आने वाले ज़माने में जारी पाया जाए उसे फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, विल बी, शैल बी, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और विल बी किसके साथ आता है, शैल बी किसके साथ आता है, ये आपने यहाँ पर सीख लिया। तो यहाँ पर आपका आज डे 12 का काम ख़त्म होता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, let's start study work for day 13. In study work for day 12, we learned the definition, mark of identification about helping verbs of future continuous tense. Future continuous tense के तारीफ़ व पहचान, इमदादी अफ़ाल और उनका इस्तेमाल कहाँ और किसके साथ करना है ये हमने study work for day 12 में पढ़ा। Let's start study work for day 13 in which we are going to learn the method of translation in future continuous tense. सबसे पहले declarative sentences में किस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे future continuous tense को। future continuous tense के एक जुमले को किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है declarative sentences में। सबसे पहले subject यानी फाइल, then helping verb according to the subject, first form of verb with ing, f.v. stands for first form of verb with ing, then object, then full stop.
यहाँ मैं फुल स्टॉप हर टेंस में लिख रही हूँ क्योंकि यही वो गलती है जो आप एग्ज़ाम्स में करते हैं और फिर आपके नंबर कट जाते हैं। माइनर मिस्टेक्स है लेकिन नंबर इसके ज़्यादा कटते हैं, माइनर मिस्टेक्स के ज़्यादा नंबर कटते हैं क्योंकि ये आपकी लापरवाही की वजह से होती है, नेग्लिजेंसी की वजह से होती है। तो यहाँ आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, मिसाल है हमारी कि मैं ख़त लिख रहा हूँगा। आपने इसकी आखिरी निशानी को जहन में रखना है। आखिरी निशानी कभी तब्दील नहीं होती, जुमले का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है, किसी में नॉट आता है, किसी में नहीं आता, किसी में क्या आ जाता है, लेकिन आखिरी निशानी वही रहती है। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ शैल बी इस्तेमाल होता है। शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई shall be writing a letter, मैं ख़त लिख रहा हूँगा। दूसरे नंबर पर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात आपके सामने आएंगे। आपने उसकी कैसे ट्रांसलेशन करनी है आइए देखते हैं। मिसाल है हमारी, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल। अब यहाँ बी नहीं लगाएंगे, इसके साथ बी के दरमियान हम नॉट लगाएंगे। विल, शेल, देन नॉट, उसके बाद बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। आई शेल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे नहीं का इजाफा कर दिया गया और नहीं के इजाफे के साथ ही ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह ट्रांसलेट किए जाएंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया फ़िक्रात। सबसे पहले विल या शेल को हम बाहर ले आएंगे, उसके बाद हमारा फाइल यानी सब्जेक्ट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। शेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब चल रहा है। शेल आई बी राइटिंग आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं ख़त लिख रहा हूँगा, क्वेश्चन मार्क। शेल आई बी राइटिंग आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब आएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी फ़िक्रात, जिनमें सवाल भी होगा और नहीं का इस्तेमाल भी होगा। उर्दू में जुमला क्या हो जाएगा? क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा, क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपके जुमले जो मिसाल के तौर पर बन रहे हैं वो क्या है मिसालें? मैं ख़त लिख रहा हूँगा, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा। क्या मैं ख़त लिख रहा हूँगा, सवालिया निशान। क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा, सवालिया निशान। तो ट्रांसलेशन क्या बन गई? आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, I shall not be writing a letter. Shall I be writing a letter? Shall I not be writing a letter? तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का चारों तरह के जुमलों में ट्रांसलेशन का तरीक़ाकार था। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई टेंस करें तो अपने पिछले टेंसेस के साथ उसको चलाएं, उसको रिवाइज करें। अब यहाँ क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपका ख़त्म हुआ, यानी कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीख लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस सीख लिया और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस सीख लिया,
तरीकाकार क्या है प्रैक्टिस का कि आप एक जुमला ले लीजिए, कोई भी आसान जुमला, मुश्किल जुमला जो आप ट्रांसलेट कर सकते हो सही तरीके से। उसके बाद आपने सबसे पहले उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के चारों सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस के चारों सेंटेंसेस में, और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के चारों सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करना है। क्योंकि अगर आप इनको चारों सेंटेंसेस में ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर हमारा यही सेंटेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, पास्ट में आई वॉज राइटिंग अ लेटर और फ्यूचर में आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस में मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, पास्ट में आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर और फ्यूचर में आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ, सवालिया निशान, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, पास्ट में वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, और फ्यूचर में शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट में अगर ये जुमला है तो क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, सवालिया निशान, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, पास्ट में वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, और फ्यूचर में शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो ये तरीक़ाकार होता है आपके प्रैक्टिस का। अव्वल तो बेहतर है कि आप इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करें, जो मैंने आपको पहला टेंस करवाया कि एक जुमले को आपने इंडेफिनिट में चारों सेंटेंसेस के, फिर उसके बाद पास्ट के चारों सेंटेंसेस और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट के, उसके बाद आप कॉन्टिन्यूस के, क्योंकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ आपका वर्क फॉर डे 13 ख़त्म होता है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी वर्क फॉर डे 14, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि परफेक्ट का क्या मतलब होता है। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट, यानी जिसमें अब मज़ीद कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, काम मुकम्मल हो जाए। और प्रेजेंट, जैसा कि आप जानते हैं टेंसेज में प्रेजेंट का मतलब है फेल हाल। तो हम आज फेल हाल मुकम्मल को सीखेंगे। एक को जो आप काम मुकम्मल कर लेते हैं वो भी कंप्लीट में ही आता है। यहाँ पर परफेक्ट का मतलब है कि उसमें मज़ीद किसी भी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है, काम मुकम्मल है। ये दिखाने के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में? परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले डेफिनेशन एंड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल पाया जाए, उसे फेल हाल मुकम्मल कहते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं जैसे अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पर असलम फसल काट चुका है, मेरी बहन कपड़े सी चुकी है, बच्चे सो चुके हैं, मैंने अपना काम कर लिया है, वालिद साहब ने चाय पी ली है, हमने तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं, क्या तुमने मेरा काम कर दिया है, मैंने किताब मेज़ पर रख दी है, हमने उनके पैसे अदा कर दिए हैं,
यानी ये जुमले जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इनमें ये निशानियां यूज़ की हैं, मैंने इस्तेमाल की हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो कि अगर इस तरह के कोई जुमले आपके सामने आते हैं तो आपने उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से जहन में रखना है। अब ये हो गई तारीफ़ व पहचान, यानी डेफिनेशन क्या है, ये टेंस क्या होता है और इसकी आखिरी निशानियां यानी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब आएंगे हम अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का तरीका की तरफ। इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो इमदादी अफ़ाल यानी टू हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से? हैज़ और हैव। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगाते हैं। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। सिर्फ तब्दीली कहाँ आती है? हेल्पिंग वर्ब्स में। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स फॉर परफेक्ट टेंस आपने जहन में रखने हैं, हैज़ एंड हैव। नाउ लेट्स नो द यूज ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ किसके साथ और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा हैज़ इस्तेमाल करते हैं। HAS हैज़। हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जहन में रखना है कि हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। There are two helping verbs used in present perfect tense, and we always use third form of verb in present perfect, past perfect and future perfect. Compulsion होती है किसी ना किसी टेंस की कोई ना कोई चीज़। जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में सीखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। इसी तरह परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। तब्दीली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स में ही आ जाएगी। तो ये आपकी तारीफ़ व पहचान थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें आपने इसकी डेफिनेशन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का तरीका सीखा। अब यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि आपकी टिप्स पर होने चाहिए मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडेफिनिट की क्या पहचान है, तो आपने सबसे पहले ये कह देना है कि जुमले के आखिर में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं वगैरह। और पास्ट में अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए के अल्फाज आएंगे। और फ्यूचर में गा, गे, गी। ये आपकी टिप्स पर होने चाहिए चीज़ें। उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज आएंगे। इसी तरह परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट की क्या निशानियां होंगी कि जहां भी उर्दू जुमले के आखिर में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं जैसे अल्फाज नज़र आएंगे। और इसमें एक चीज़ जो जहन में रखने की है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं होते। इसके अलावा तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स भी आपकी टिप पर होने चाहिए। जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब्स थे is, am, are for present continuous, was, were for past continuous and will be and shall be for future continuous। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास दो इमदादी अफ़ाल हैं। कौन कौन से? हैज़ और हैव। हैज़
किसके साथ आता है? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स के साथ। और इसी तरह हैव किसके साथ आएगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ आपका डे 14 का काम खत्म होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट स्टडी वर्क फॉर डे 15, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मेथड ऑफ ट्रांसलेशन। नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन का तरीक़ाकार सीखेंगे। लुक एट द बोर्ड। यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप नज़र आ रहा है। उर्दू मिसाल देख लीजिए कि हमारी मिसाल ख़त लिखना वाला सेंटेंस चल रहा है और यहाँ पर मैं ख़त लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको दूसरा जुमला भी नज़र आ रहा है कि अगर मैंने ख़त लिख लिया है, दोनों सूरतों में आपके सामने ये जुमले आ सकते हैं। निशानियाँ आप देख सकते हैं कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन तब्दील नहीं हुए। यहाँ पर चुका हूँ के साथ जुमला है और यहाँ पर लिया है के साथ जुमला है। तो सब्जेक्ट हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव, आई और वी के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है। आई हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, रोट, रिटन, रिटन आ गया। देन ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर, यानी क्या लिखा जा रहा है? खत लिखा जा रहा है। और फिर आखिर में फुल स्टॉप। आई हैव रिटन आ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ या मैंने खत लिख लिया है। आई हैव रिटन आ लेटर। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंसेस। मनफी फ़िक्रात किस तरह बनाए जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल, नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ या मैंने ख़त नहीं लिख लिया है। आई हैव नॉट रिटन आ लेटर, फुल स्टॉप। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, देन सब्जेक्ट यानी फाइल, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। मिसाल क्या है? क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ? क्वेश्चन मार्क। दूसरी तरह, क्या मैंने ख़त लिख लिया है? क्वेश्चन मार्क। दोनों तरह सेंटेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारे पास हैव आ रहा है, HAVE हैव। सब्जेक्ट है हमारा आई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो जुमले की ट्रांसलेशन क्या हो गई? क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ? क्वेश्चन मार्क। हैव आई रिटन आ लेटर? क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी फ़िक्रात का तर्जुमा किस फॉर्मूला पे करेंगे? सबसे पहले हम जुमले को देखते हैं कि जुमला कैसा हो जाएगा। क्या मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ? सवालिया निशान। या दूसरी तरह आप देख लें कि क्या मैंने ख़त नहीं लिख लिया है? हैव आई
not written a letter question mark. Have I not written a letter question mark. क्या मैं खत नहीं लिख चुका हूँ सवालिया निशान। तो जुमला क्या था कि मैं खत लिख चुका हूँ, मैं खत नहीं लिख चुका हूँ, क्या मैं खत लिख चुका हूँ सवालिया निशान, क्या मैं खत नहीं लिख चुका हूँ सवालिया निशान। I have written a letter. I have not written a letter. Have I written a letter? Question mark. Have I not written a letter? Question mark. तो यहाँ आपने देखा कि एक जुमले को किस तरह आपने चारों सेंटेंसेस में ट्रांसलेट किया। टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल, और यहाँ आपने देखा कि फेल हाल मुकम्मल में चारों तरह के सेंटेंसेस का तर्जुमा किस तरह किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया और उस हेल्पिंग वर्ब को हमने तब्दील नहीं किया, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट अगर जुमले में तब्दील ना हो चारों सेंटेंसेस में तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी वही रहता है। कंपल्सरी है आपके लिए कि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है। डेक्लेरेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल करना है और इंग्लिश में उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डे 14 का आपने काम जो सीखा था वो आपकी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन थी। उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सीखा कि हैज़ और हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। और आज डे 15 के काम में आप सीख रहे हैं कि डेक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का तर्जुमा कैसे करते हैं। तो यहाँ आपका आज डे 15 का काम ख़त्म होता है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी वर्क फॉर डे 16, past perfect tense. In study work for day 14 and 15, we learned present perfect tense. Today we are going to know the past perfect tense. Past का क्या मतलब है? गुजरा हुआ ज़माना। Perfect का मतलब है मुकम्मल और tense का मतलब है ज़माना या ज़माने। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब था फेल हाल मुकम्मल, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है फेल माजी मुकम्मल, यानी गुजरे हुए ज़माने में ऐसे काम की निशानदेही जिसमें उसका मुकम्मल होना पाया जाए, तो कौन से टेंस से ज़ाहिर किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। डेफिनेशन एंड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल पाया जाए उसे फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में अब आ गया मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, दिया था, दी थी और दिए थे जैसे अल्फाज आते हैं। जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, उसी तरह यहाँ आपके सामने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि गुजरे हुए ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिसालें दी थी और यहाँ भी मिसालें देती चलूँ ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना आसान हो जाए कि मैं खाना खा चुका था,
तुम किताब पढ़ चुकी थी, हम क्रिकेट खेल चुके थे, मेरे भाई ने नया घर खरीद लिया था, तुमने बाजार से नई कमीज खरीद ली थी, हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, हम वहाँ पहुँचने के लिए बस ले चुके थे और तुमने मेरा काम कर दिया था और मैंने किताब मेज़ पर रख दी थी, तुमने तोहफे तकसीम कर दिए थे, जैसे अल्फाज आते हैं। अब यहाँ अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का तरीका, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीका है। हर टेंस में सिवाय प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो सबके लिए इस्तेमाल होगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस का? हैड, HAD, हैड। यानी ये वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होगा। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए एक थोड़ा सा ड्रॉ भी कर दिया है कि किसके साथ क्या आना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हैड अकेला है तो इस तरह करके आप अपनी कॉपी में भी हेल्पिंग वर्ब्स का एक स्केच तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से ये ड्रॉ किया गया है। जैसे हैड है, आई के साथ भी है, वी के साथ भी है, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन्स एंड नेम्स। किसी के साथ भी जब पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे फॉर परफेक्ट टेंस तो हैड इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ आपने तारीफ़ो पहचान में सीखा कि किसी काम का करना या होना जो गुज़रे हुए ज़माने में मुकम्मल दिखाया जाए उसे फ़ेल माजी मुकम्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेल माजी मुकम्मल। और उर्दू में पहचान बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी। तो आपने ये देखा कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में वहाँ सबके साथ है, हूँ और हैं था, यहाँ पर था, थी, थे, थी और यहाँ पर सिर्फ दिया था, दी थी, सबके साथ सेम आ रहा है। तो आपने जहन में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन रखते जाना है और इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस फ़ेल माजी मुकम्मल डे 16 का काम ख़त्म होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी वर्क फॉर डे 17 पास्ट परफेक्ट टेंस, मेथड ऑफ ट्रांसलेशन, declarative sentences. In study work for day 15 and 16, we learned present perfect tense and past perfect tense definition, mark of identification और helping verb. Past perfect tense का helping verb एक ही होता है, had, और ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। अब बाकी टेंसेस की तरह हम फ़ेल माजी मुकम्मल की ट्रांसलेशन यानी उर्दू जुमलों से अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सादा जुमलों में किस तरह तर्जुमा करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, काम करने वाला, देन हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी हालत, ऑब्जेक्ट यानी मफूल जिस पर काम किया जा रहा है और फुल स्टॉप। हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? मैं ख़त लिख चुका था। अब आपने आखिरी निशानी पर गौर करना है। यहाँ पर चुका था इंडिकेट कर रहा है कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है।
एक और तरह भी इसको लिखा जा सकता है, और वो कैसे कि मैंने खत लिख लिया था। तो उसको भी आप लिया था, चुका था, दिया था, ये तीनों जहन में रखनी है आपने निशानियां। तो ये तीनों जुमले के आखिर में अगर आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आई यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड जो सबके साथ यूज होना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, रोट, रिटन, और फिर ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, लेटर, देन फुल स्टॉप। आई हैड रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। आई हैड रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है। मिसाल क्या बन जाएगी कि डिक्लेरेटिव में था कि मैं ख़त लिख चुका था, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मैं ख़त नहीं लिख चुका था। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, then object, then full stop. I had not written a letter, full stop. मैं खत नहीं लिख चुका था। I had not written a letter. Let's come towards interrogative sentences. Interrogative यानी सवालिया फिक्रात जिनमें पूछा जाए, सवाल किया जाए। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बाहर आ जाएगा। हैड के बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा उर्दू में जुमला क्या बन जाएगा? डिक्लेरेटिव में था मैं खत लिख चुका था, नेगेटिव मैं खत नहीं लिख चुका था। इंट्रोगेटिव क्या मैं खत लिख चुका था, सवालिया निशान। हैड आई रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत लिख चुका था, सवालिया निशान। हैड आई रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी फिक्रात। उर्दू में जुमला क्या मैं खत लिख चुका था, सवालिया निशान। हैड सब्जेक्ट, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। हैड आई not written a letter, question mark। क्या मैं खत नहीं लिख चुका था, सवालिया निशान। had I not written a letter, question mark। अब डिक्लेरेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा जुमला क्या बन गया कि मैं खत लिख चुका था, मैं खत नहीं लिख चुका था, क्या मैं खत लिख चुका था, सवालिया निशान, और क्या मैं खत नहीं लिख चुका था, सवालिया निशान। तो यहाँ पर आपने नहीं के साथ देखा, यहाँ पर आपने सादा देखा, और यहाँ पर क्या और नहीं का दोनों का कॉम्बिनेशन देखा। तो जुमले की ट्रांसलेशन क्या हो गई? आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, हैड आई रिटन अ लेटर, हैड आई नॉट रिटन अ लेटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने रिव्यूज़ को साथ रखना है, यानी जब आप परफेक्ट टेंस कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, और फिर जब फ्यूचर करेंगे तो उसको भी साथ मिला के चलना है। इसी तरह आपने जब कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस करनी है तो उसको।
असूली तौर पे तो डेफिनेट से शुरू किया करें और मौजूदा टेंस तक आया करें ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी आज प्रैक्टिस थी पास्ट परफेक्ट टेंस की। फॉर्मूला के हिसाब से सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ आपने देखा कि आपने हैड को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की और रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स थे हैज़ और हैव। जिस तरह आप क्लास में कहते हैं कि मैम आई हैव डन माई वर्क, यानी मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो इसी तरह आपने जुमले लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो यहाँ आपने एक एग्जाम्पल लेकर चारों ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो यहाँ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस वर्क फॉर डे 17 ख़त्म होता है। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, 6 एंड 7, टेंसेस, ज़माना या ज़माने। We are going to study work for day 18. Today we are going to learn future perfect tense. क्या सीखने जा रहे हैं आज हम? Future perfect tense. My dear students, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा। इन स्टडी वर्क फॉर डे 18 वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर आने वाला ज़माना, मुस्तकबिल, परफेक्ट यानी मुकम्मल, टेंस ज़माना या ज़माने, यानी फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, ऐसा टेंस, ऐसा ज़माना जिसमें आने वाले वक्त में किसी काम के मुकम्मल होने बारे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम तारीफ़ और पहचान की तरफ आते हैं, यानी डेफिनेशन और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में मुकम्मल पाया जाए, इसे फेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। इस टेंस में उम्मीद और तवक्को ज़ाहिर की जाती है। उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। अब सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि किसी काम का करना, यानी कोई भी एक्शन, हैपनिंग और इवेंट फ्यूचर में मुकम्मल पाया जाए तो आप उस टेंस को फेल मुस्तकबिल मुकम्मल या फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब इस टेंस में ज़्यादातर आपकी उम्मीद, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी होप्स, उसको बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाती चलूँ कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। अब ये काम क्योंकि फ्यूचर में मुकम्मल होना है तो यहाँ पे आपका इरादा ज़ाहिर हो रहा है, उम्मीद ज़ाहिर हो रही है और तवक्को की जा रही है। तुम अगले हफ्ते कराची जा चुके होगे। दर्जी कपड़े सी चुका होगा। अब यहाँ पर उम्मीद है, यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं है, एक उम्मीद और तवक्को ज़ाहिर की गई है। तो इस टेंस में आपको ज़्यादातर ऐसे जुमले मिलेंगे जिनमें आपको ये दो चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। बहुत ही आसान और सिंपल टेंस है, बाकी टेंसेस की तरह आपने इसको भी गौर से देखना है, पढ़ना है।
और जुमले के आखिर में जो निशानियां दी गई हैं उनको आपने ज़हननशीन करना है। अब सबसे पहले आपने तारीफ़ व पहचान सीखी, उसके बाद अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का तरीका क्या है। इस टेंस में दो इमदादी अफ़ाल यानी हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं? दो हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव, शैल हैव इस्तेमाल होते हैं। हर टेंस के कोई ना कोई इमदादी फ़ेल हैं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के इमदादी अफ़ाल नहीं होते। बाकी सब में आपको दो इमदादी अफ़ाल नज़र आएंगे, विल हैव और शैल हैव है हमारा फ्यूचर परफेक्ट के इमदादी अफ़ाल। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर कभी भी कोई आपसे सवाल करे कि फ्यूचर परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कि परफेक्ट टेंस में सबसे लाजमी चीज़ क्या है, तो आपने बताना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते रहेंगे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, लेकिन आपकी जो एक कंपल्सरी चीज़ है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो परफेक्ट टेंस का खासा है। तो यहाँ पर आपने दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। अब मैं अगर रिवाइज करती चलूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट के दो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से थे? हैज़ और हैव, थर्ड फॉर्म लाजमी थी। पास्ट के एक हेल्पिंग वर्ब था हैड, जो सबके साथ इस्तेमाल हुआ और लाजमी चीज़ क्या थी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी इमदादी अफ़ाल हैं जो कि दो हैं, विल हैव और शैल हैव, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। लेट्स हैव अ लुक कि हमने विल हैव और शैल हैव किसके साथ इस्तेमाल करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि विल और शैल जिनके साथ इस्तेमाल होता है आपने उन्हीं के साथ विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपने कोई डिटर्मिनेशन जाहिर करना है, कोई आपने इरादा जाहिर करना है, ज़रूर का लफ्ज़ या लाजमी का लफ्ज़ अपने जुमले में इस्तेमाल करना है, तो आप इनको आपस में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं वजूहात की बिना पर जो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। अदरवाइज़ आपने जिनके साथ मैं विल लिखवा रही हूँ उनके साथ विल हैव, और जिनके साथ मैं शैल हैव लिखवा रही हूँ उनके साथ आपने शैल हैव इस्तेमाल करना है। लेट्स हैव अ लुक कि हमने विल हैव किसके साथ इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन्स, इन सब के साथ आपने विल हैव इस्तेमाल करना है। और शैल हैव, जैसे कि आपको मालूम है कि आई और वी के अलावा आप किसी के साथ इस्तेमाल नहीं करते, तो ये दो प्रोनाउंस हैं जिनके साथ आपने शैल हैव इस्तेमाल करना है। बाकी सबके साथ आपने विल हैव इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ आपने फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल में जो तारीफ़ और पहचान, उसमें आपने डेफिनेशन और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन को सीखा। उसके बाद अंग्रेज़ी तर्जुमा करने के लिए आपने ये सीखा कि इसमें दो इमदादी अफ़ाल विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे इसको देखेंगे कि इसमें और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 19। In work for day 18, we learn future perfect tense. Future perfect tense की definition, mark of identification और special note के ज़रिए हमने इसको सीखा और दो फ़िक्रात, दो जुमलों के एक होने के बारे में, दो कामों के ज़िक्र को एक जुमले में डिस्क्राइब करने बारे हमने सीखा। अब यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है चार किस्म के जुमलों में कैसे ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि
यहाँ सिर्फ एक काम का जिक्र हो रहा है, और जैसे कि हमारी एग्जाम्पल चल रही है कि मैं ख़त लिख चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये हो जाएगा। तो जिन जुमलों में सिर्फ एक काम का जिक्र हो उसकी ट्रांसलेशन का तरीका अब हम सीखेंगे, जो ज़्यादातर आपके सामने आते हैं जब एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको उस तरह के जुमले ट्रांसलेट करने के लिए मिलते हैं। लेकिन क्योंकि आपका दूसरे जुमलों से भी वास्ता पड़ेगा जिनमें दो कामों का जिक्र होगा, तो इसलिए पहले मैंने आपको उसको सिखाया ताकि आपके जहन में रहे कि अगर एक जुमले में दो कामों का जिक्र हो तो हम किस तरह उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम सीखेंगे सादा जुमले किस तरह ट्रांसलेट किए जाते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, किस तरह डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, फिर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। तो हमारी मिसाल क्या है कि मैं खत लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव इस्तेमाल होगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लेटर है, और वर्ब हमारा रिटन था। तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। दूसरे नंबर पर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले जिनमें नॉट का इस्तेमाल होगा। मनफी फ़िक्रात वाले जुमले किस तरह ट्रांसलेट किए जाते हैं, मनफी फ़िक्रात को किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल या शैल। अब यहाँ पर हमने पूरा विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल नहीं करना, इसको तोड़ दिया है, इसलिए मैंने विल स्लैश शैल लिखा है, उसके बाद नॉट, फिर हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर मिसाल चल रही है कि मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ शैल, फिर नॉट और उसके बाद हैव, यानी शैल हैव के दरमियान में आपने नॉट इस्तेमाल करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपके सेंटेंसेस आ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात। अब सबसे पहले हमने शैल और विल को बाहर ले आना है। जहाँ पे आपका सब्जेक्ट के हिसाब से शैल आ रहा है आपने शैल, और अगर सब्जेक्ट के हिसाब से विल आ रहा है तो आपने उसे उठा के बाहर ले आना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत लिख चुका हूँगा, क्वेश्चन मार्क। शैल आई हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्योंकि आई है उसके साथ आपने शैल इस्तेमाल करना है और शैल को उठा के आपने बाहर लिख देना है। उसके बाद फिर आपका शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। अब बिल्कुल वही फॉर्मूला कि आपने शैल या विल को पहले उठा के लगा देना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जुमला क्या चल रहा है, क्या मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा, क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर शैल हैव के दरमियान सब्जेक्ट और नॉट का इस्तेमाल किया गया है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस जिनको आपने ट्रांसलेट किया, क्योंकि इनको एक काम का तज़किरा किया जा रहा है, इनमें एक काम का जिक्र है। और जहाँ पर जिस जुमले में दो कामों का जिक्र है उसमें सबसे पहले आपने जुमले को दो हिस्सों में तकसीम करना होगा। पहले जुमले के पहले हिस्से की ट्रांसलेशन आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे हिस्से की फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से करनी होगी। तो यहाँ आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, विल, शैल, फिर दरमियान में नॉट और हैव, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला सीखा। इंट्रोगेटिव में आपने ये देखा कि शैल और विल को आपने पहले ले आना है, यानी शैल हैव और विल हैव को तोड़ देना है। शैल या विल को आपने पहले ले आना है, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने शैल और विल में से सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या विल को पहले ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो जुमला क्या था हमारा कि मैं खत लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्या मैं खत लिख चुका हूँगा, शैल आई हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा, शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके चारों सेंटेंसेस में आपने ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके हैज़ और हैव थर्ड फॉर्म के साथ, पास्ट परफेक्ट में हैड थर्ड फॉर्म के साथ, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव थर्ड फॉर्म के साथ आपके सामने हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर आए। इनको किस तरह इस्तेमाल करना है और दो कामों के जिक्र वाले जुमलों की ट्रांसलेशन कैसे करनी है, ये आपने आज वर्क फॉर डे 19 में सीखा। तो आज आपके परफेक्ट टेंस का इख्तिताम होता है और डे 19 का वर्क ख़त्म होता है।